हम्म, नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोग जो पॉलिटी क्लास कंटिन्यू कर रहे थे उसमें हम लोगों ने विधानमंडल पढ़ रहे थे राज्य का, और विधानमंडल पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने विधानसभा तक पढ़ लिया था। थोड़ा सा विधानसभा विधान परिषद की हम तुलना देखेंगे। उस बीच दरअसल एक बात ही उठ रही थी बीच में, जैसे कल मैंने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट लिखा था जब मैंने विधानसभा पढ़ाया था, आपको पिछली बार लेक्चर में देखेंगे। तो ये फिर से दुविधा उत्पन्न होगी कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम है क्या। ठीक है, हालांकि ये मैंने इस पे डिस्कस हम लोगों ने बात कर ली थी जब हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का चुनाव, हमने पढ़ा था। तो उस वाली वीडियो में आप देखना, मैंने बहुत डिटेल में ठीक से समझाया है, लिस्ट सिस्टम समझाया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी समझाया है, और जो हेयर सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, जो एकल संक्रमण, वो भी समझाया है मैंने। और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो आया जाए, दरअसल ये क्या है, इसलिए मैंने और ले लिया आपके टॉपिक। ये वीडियो थोड़ी सी आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट से हटके करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में बना दूंगा। एक प्लेलिस्ट बन जाएगी करंट अफेयर नाम से, और करंट अफेयर और विद स्टैटिक पोर्शन कह सकते हैं, ऐसा कर लीजिए। तो ये क्या है, इसमें करंट में चल रहा है मुद्दा इस टाइम की बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो वो कह रहे हैं कि जो भारत है, जैसे भारत देश हमारा ना, तो भारत, यूएसए और कनाडा, ऐसे आदि देशों में, कनाडा, यूके, इन आदि देशों में क्या चल रहा है, ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट जो सिस्टम चल रहा है ना, ये सिस्टम चल रहा है चुनने का, निर्वाचन करने का चुनाव के तरीके में। तो कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भारत को अब ये हटाते हुए, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ये वाली पद्धति को हटाते हुए इसकी तरफ रुख कर लेना चाहिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की तरफ। यानी कि चुनाव की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, चुनना चाहिए, वो ऐसे चुनना चाहिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की तरफ। जैसे विधायिका में जो हम सीटें वहां पे पहुंचते ना, जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनको। तो ये बात आजकल हो रही है, तो ये करंट का मुद्दा बन रहा है। तो मैंने सोचा कि बात ही पूछी कई लोगों ने, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको फिर से मैं बता दूं, शॉर्ट में एक वीडियो ही बता दूं इस वाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसको कई बार साधारण प्रणाली है, साधारण बहुमत प्रणाली के नाम से भी लिख देते हैं। कहाँ लिखूंगा, ये भारत दिवस है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, साधारण बहुमत प्रणाली। ठीक है, इसको इसका नाम से भी जानते हैं, किसको, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाले सिस्टम। ठीक, इसको साधारण बहुमत प्रणाली नाम से भी जानते हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कई विशेषज्ञ हैं जो इसकी तरफ रुख करने की कह रहे हैं, भारत को अभी ये अपना लेना चाहिए। अब समझ लेते हैं दोनों सिस्टम है क्या, इनमें क्या क्या दिक्कतें हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें दोनों में है, तो लाभ क्या है दोनों से वो भी पता कर लेते हैं, और दोनों है क्या जल्दी से कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, लेकिन जहां विस्तार खींचना पड़ेगा तो वहां विस्तार के लिए बढ़ेंगे भी। तो इसको समझ लेते हैं पहले, फर्स्ट पास द पोस्ट के संग संग में जैसे लगे वैसे समझते हैं। पहला पॉइंट देखो आप लोग, ये क्या है, छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं इसमें, यानी कि भौगोलिक इकाइयों के हिसाब से बांटे। कि अगर मान लीजिए ये देश है, ठीक, एक देश मान ले रहे हैं इसको हम, ठीक, उसमें इंक डाली थी, इंक इंक। तो ये देखो आप, अगर मैं ऐसे बता दूं आपको, ये हो गया एक देश, ठीक है। तो इसमें क्या है, छोटे छोटे भौगोलिक इकाई बना दिया, यानी कि ये हमने एक बना दिया, एक निर्वाचन क्षेत्र ऐसे बना दिया, एक निर्वाचन क्षेत्र ये बना दिया, एक कोई निर्वाचन क्षेत्र ऐसे ये बना दिया, ठीक है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र बना दिया, ऐसे अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटे छोटे बन सकते हैं। यानी कि फर्स्ट पास्ट फोर्थ सिस्टम में ऐसे बनते हैं। तो आप देखते हैं कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो अलग अलग चुनाव क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग होती है, ठीक। बाकी विधानसभा के चुनाव जो होते हैं राज्यों में, उनमें भी होती है। तो ये सब सिस्टम है, तो छोटे छोटे भौगोलिक इकाई बनती है। जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व अगर जिन देशों में है, जैसे इन देश, ये कौन कौन से देश है, जैसे इजराइल है, नीदरलैंड है, ऐसे देशों में ये चल रहा है, ठीक है। इजराइल ऐसे लिख लेते हैं हिंदी में, नीदरलैंड, इनको भी मैं नाम, अगर आपको नाम ध्यान रखना है, तो इन देशों में ये व्यवस्था है, ठीक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। तो इसमें क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इस देशों में अगर मैं इसका बराबर में खाच बना दूं, एक मान लीजिए देश है, तो इसमें जो भौगोलिक इकाई है, वो भौगोलिक इकाई बड़ी बड़ी होती है, ऐसे ऐसे बनती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ी बड़ी, या फिर कई बार पूरा पूरा देश, पूरा देश भी आ सकता है इसमें, ठीक है। जो मैंने यहाँ लिखा है ना, बड़े निर्वाचन क्षेत्र, या कई बार क्या होता है, पूरा पूरा देश भी हो सकता है, पूरा देश भी निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है, पूरा देश भी निर्वाचन, नहीं लिख दिया मैंने, अब क्षेत्र लिख दिया, हो सकता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लें, यदि करना चाहें एक किसी पेज पे या करंट अफेयर नाम से पुस्तक बना ले। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ में करंट अफेयर भी साझा करते रहूं धीरे धीरे। जो हम लोग जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं या भूगोल, हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस पढ़ी हैं, थोड़ा टाइम में रुक गए भूगोल हम लोग पढ़ते पढ़ते, तो भूगोल के भी जो अगर करंट मुद्दे चल रहे हैं उस पर हम लोग बात करते रहें। अलग प्लेलिस्ट बना लें या शॉर्ट्स के माध्यम से कैसे करके बात करते रहें। बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो आ रही हैं धीरे धीरे, हल्के हल्के रिजॉल्व हो जाएंगी।
ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब हो, ऐसे हम लोग करेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि इसमें क्या है पहला अंतर, जो एफपी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि एफपीटीपी जो है, इसमें छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, जबकि आनुपातिक पद्धति में क्या होगा, बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र चुने जाएंगे। अब बड़े बड़े क्यों चुने जाएंगे, अभी वो भी बात कर लेते हैं। और बड़े इतने हैं कि कई बार पूरा देश भी चुन जाता, पूरा देश भी निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। इसमें क्या है, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, यानी कि जो उम्मीदवार होगा, किसमें, एफपीटीएफ में जो चल रहा है भारत में, एक यानी कि इससे इस जगह से कोई एक व्यक्ति चुन के आएगा। ठीक है, एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति, वो मैं क्यों कह रहा हूँ, या तो एमपी होगा या एमएलए होगा, मैंने एक एमएलए चुन के आएंगे अगर वो विधानसभा का चुनाव है, अगर वो लोकसभा का चुनाव है तो एक एमपी चुन के आएंगे। ठीक, एमएलए कब चुन के आएंगे, विधानसभा के चुनाव में, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक जी, और सांसद जी कब चुन के आएंगे, जब अगर ये चुनाव होगा, ये कॉन्स्टिट्यूंसी होगी किसकी, लोकसभा चुनाव की। वो आपको पता ही, हम लोग पीछे बात करी थी परिसीमन आयोग वाला, जो हमने लेक्चर देखा था बहुत लंबा, मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे समझाया, 2 घंटे के आसपास वो लेक्चर डाल रखा है, आप सर्च मारना परिसीमन आयोग या फिर डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, भाई ज्ञान कर लिखोगे तो उसमें बहुत विस्तार है, बहुत सारी चीजें, दक्षिण के राज्यों का जो मतभेद है कि उनमें उनको रिप्रेजेंटेशन कम मिलती है लोकसभा में खासतौर से स्पेशली, तो वो सब चीजें होती है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ध्यान अटेंड करने कॉल जरा, देखो कॉल कॉल, तो एफपीटीपी पूरा देश आ रहा है। तो इसमें क्या है, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, इसमें छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं, दरअसल एक कॉल आ गई थी, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, पूरा देश बन सकता है। और मैं भी आपको क्या बता रहा था कि हाँ, लोग जो सांसद है वो यहाँ पर चुन के आते हैं और एमएलए चुन के आते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझो इसको कि एक प्रतिनिधि चुन के आएगा, यानी कि एक व्यक्ति चुन के आएगा, इसमें क्या होगा, एक से अधिक चुने जा सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, इसमें एक ही व्यक्ति आ गया, इतने में इसमें एक व्यक्ति एक पार्टी का हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, कई बार 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, या 2 भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कई व्यक्ति चुन के आ सकते हैं। अब वो कैसे आएंगे, अभी हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे, लेकिन आप समझते आ रहे हो कि नहीं, निर्वाचन क्षेत्र एक है लेकिन चुन के दिखा सकते हैं। अब क्या है, उम्मीदवार को मत, यहाँ पर देखो एक वर्ड ध्यान रखना, उम्मीदवार, यहाँ पर क्या है, उम्मीदवार है यानी कि जो खड़ा हो रहा है व्यक्ति, और यहाँ पर है दल। इसमें जो मिलेगा, जो व्यक्ति है यहाँ पर, इसमें उम्मीदवार जो उसको मत दिया जाएगा, यानी कि जो मतदाता होंगे, हम और आप लोग जो लोग हैं मतदाता, या कई बार हम लोग आप में से हम लोग वोटर्स भी होते हैं और खड़े भी हो सकते हैं ना, तो जो मतदाता है वो उम्मीदवार को वोट देंगे इसमें। यानी कि जब एमएलए एमपी का चुनाव होता है तो उसमें आप लोग कैसे उम्मीदवार जो खड़े होते हैं, आप सांसद जी के आगे आगे वोट बटन दबाते हैं। इसमें क्या है, इसमें दल को वोट दिया जाएगा, यानी कि इसमें एक व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति को वोट, ठीक है, यानी कि व्यक्ति को वोट, और इसमें क्या है, पूरे बीजेपी पार्टी को वोट, बीजेपी हो गई या फिर ये पार्टी को वोट, ठीक है, यानी कि दल को वोट, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक, आप पार्टी हो गई ऐसी, ये बसपा, सपा, ठीक है, बीएसपी, एसपी, और भी छोटी छोटी पार्टियां, अन्य पार्टियां जो आपको देखते हो, ठीक है। तो वो पार्टीज जो है उनको वोट दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा, यहाँ पर पार्टी बाद में चुनेंगी कि कौन वगैरह कौन व्यक्ति बैठेगा, लेकिन यहाँ दल को वोट मिलेगा। ये बात समझो आप। अब जो आ जाएगा यहाँ पर क्या है, विधायिका में वोटों की तुलना में अधिक सीटें मिल सकती हैं। इसमें दिक्कत थोड़ी सी हुई, दिक्कत भी बोलते हैं इसको, लेकिन इसको समझो। इसमें क्या, जो मैंने आपको कल बात करी थी फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में, मैंने एक बात ये तो कर दी आपसे, एक बार फिर से समझ लो, कल वहां 90,000 जहां बोल दिया था पिछले लेक्चर में, आप इसमें समझोगे। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लूं जो मैंने पिछली बार लिया था, अगर वही अगर ध्यान आ जाए, शायद मैंने वहां पर, चलो आप फिर से ले लेते हम लोग, 1,000 के आसपास कर लेना, जो अलग बना ले रहे, 1,000 हमने वोट कर लिया, ठीक है। तो 1,000 वोट में से, यानी कि 1,000 लोग हैं इसमें, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने कहा था कि कल आपको कहा था कि 100 लोग अगर वोट डाल रहे हैं, ठीक है, 100 लोग वोट डालने गए, ठीक, और बाकी के 100 में से मैंने कल आपको 1,000 कह दिया था, 1,000 कर लो इसको, ठीक है। 1,000 में से अगर मान लो 100 लोग गए, चलो 1,000 रख 10,000 मत करो, और 900 लोग जो नहीं गए, ठीक, 900 लोग नहीं गए वोट डाले, ये नहीं गए। अब यानी कि इसका मतलब है ये लोग वोट डालने ही नहीं गए। अब जो 100 लोग वोट डालेंगे, टोटल वोट 100 ही पड़े हैं, यानी कि कोई जीतेगा हारेगा वो किसमें चुना जाएगा, 100 में से ही चुना जाएगा। तो इसमें से जो हम लोग अगर बात करते हैं बहुमत वाली, यानी कि 50% से एक ज्यादा लिया, यानी कि 100 है, 100 का मतलब हो गया आधा 50, तो 50 यानी 51 वोट जिसको मिल गए वो जीत गया, ठीक, यानी कि वो सरकार बना लेगा।
अब वो सरकार तो बना लेगा, इन 100 के ऊपर तो बनाएगा। और उसमें भी मैं आपको ये बता दूं, अगर ये 100 लोग हैं, उम्मीदवार भी तो अलग अलग खड़े होंगे। ठीक, तो यानी कि 51 लोग मान लीजिए ए पार्टी है कोई, जिनको 51 लोग चुन रहे हैं। बी पार्टी को बचे के 9 लोग चुन रहे हैं, 60 हो गए। सी पार्टी को 20 लोग चुन रहे हैं। ठीक, यानी कि ए को 51 और 9 60, 20 80, और आप 15 और 5 कर लो। डी को 15 और ई पार्टी है, इसको 5 लोग चुन रहे हैं। ठीक है, यानी कि 100 लोगों ने तो वोट डाला है और पार्टी 5 खड़ी हुई है, ए बी सी डी ई, यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी, सपा, बसपा, ऐसे करके मान लीजिए। तो इन 100 लोगों में से 51 लोग हैं जो केवल ए पार्टी को चुन रहे हैं, बाकी 9 लोग बी पार्टी को चुन रहे हैं, 20 लोग सी पार्टी को चुन रहे हैं, 15 लोग डी पार्टी को चुन रहे हैं, 5 लोग ई पार्टी को चुन रहे हैं। तो पहली बात तो ये 900 लोग तो मतलब गए नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं था। तो यहाँ पर सरकार किसकी बनी? बीजेपी की, यानी कि ए पार्टी की मान लीजिए हमने, या फिर कांग्रेस को मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो आपको सही लगे, इसलिए मैंने ABCD लिख रहा है। तो ये जो ए पार्टी है वो यहाँ पर रूल कर जाएगी इन 1000 लोगों पर। ठीक है, ए पार्टी रूल कर जाएगी इन 1000 लोगों पर, जबकि इनमें से 20 9 ये जो लोग हैं, मतलब 49 लोग ये बचे हैं, ये 49 लोग भी तो नहीं पसंद कर रहे किसी वजह से, या कम पसंद कर रहे हैं। ये 49 लोग ए पार्टी को या तो कम पसंद कर रहे हैं या पसंद ही नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे तभी वोट नहीं दिया, या थोड़ा सा इनकी तुलना में कम कर रहे हैं कि भैया हमें ये ज्यादा पसंद है पहले, उसके बाद तुम पसंद हो, अगर इनमें से कोई खड़ा नहीं होता तो हम तुम्हें दे देते, या फिर हम तुम्हें देंगे ही नहीं। तो ये 49 लोग भी हैं जो इसको कम पसंद कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। और ये 900 लोग तो आए नहीं, क्योंकि उनके साथ हो सकता है कि इनके हिसाब की वो जो पार्टी है, इनके मनपसंद की पार्टी है, इनके अनुसार चलने वाली पार्टी कुछ खड़ी ही नहीं हुई हो, तब वोट डालने नहीं आए हो, या इन्हें मतलब ही नहीं है, कुछ भी मतलब हो सकता है। तो ये 900 लोग पे भी लेकिन रूल करेगा ये 51 वाला व्यक्ति। तो कायदे में देखा जाए कि जो ये 51 लोगों का वोट लेके जो सरकार जिसने बना ली इन 1000 लोगों पर, कायदे में ये पूरे 1000 लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर रहा है एक प्रकार से, क्योंकि ये तो 51 लोगों ने चुन के भेजा है। तो ये 51 लोग है, तो इसीलिए बताते हैं यहाँ पे थोड़ी सी खामी बताते हैं कि ये प्रॉपरली है नहीं उस हिसाब से, यानी कि इन लोगों पे भी रूल हो रहा है। और जो ये बेचारे ये दल जो चुने गए, इनका भी कोई नहीं देखा जा रहा है। चलो इन ये लोग तो 900 लोग तो गए ही नहीं, लेकिन ये लोग, इन 9 लोगों ने तो वोट डाला जो बी को चुना, इन 20 लोगों ने डाला वोट जो सी को चुना, 15 लोग तो ये भी थे, 5 लोग ये भी थे, और परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा लो, बड़े क्षेत्र के हिसाब से तो बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे लोग। तो ये लोग, इनका भी तो कुछ होना चाहिए, इनने बेचारे ने वोट डाला, इनका वोट तो व्यर्थ गया एक प्रकार से। तो यहाँ पर यही बताते हैं कि विधायिका में वोटों की तुलना में अधिक सीटें मिल सकती हैं, यानी कि बात करेंगे अब जैसे क्या विधायिका में जब ये बैठेंगे जाके, तो यहाँ पर क्या 100 लोग वोट डालने गए, यानी कि 100, अगर एक हिसाब से बात करें 100 के 100 वोट इनको मिल जाएंगे एक प्रकार से, यानी कि ये जो है इनका कुछ रोल ही नहीं है। अब विधायिका में जब बैठेंगे तो पूरी सरकार इनकी। ठीक, यानी क्या बने, यानी कि सारे लोग इनके होंगे, सब पूरी सीटें एक तरीके से जो है। अभी क्या है रिप्रेजेंटेशन में, क्या इसमें समझो, इसमें क्या है, प्राप्त वोटों के प्रतिशत के अनुपात में सीटें मिलती हैं, यानी कि प्रतिशत के अनुपात में। यहाँ पर क्या है, इस वाले में जो हमने इसके हिसाब से क्या था कि ये जो ए पार्टी है पूरी पूरी यहाँ बैठ गई जाके। अगर ये वाला सिस्टम चल रहा होता अनुपातिक प्रतिनिधि, तो क्या होता, अनुपात में बांटा जाता कि भाई 51% तुम्हें वोट मिला है, 51% तुम्हारी यहाँ पे सरकार हो जाएगी। ठीक है, बी 9% हमें मिला तो 9% हमारी हो जाएगी सरकार, 20% हमारी हो जाएगी, 15%, 5% ऐसे करके मान लीजिए। ठीक है, तो ये 51 9 ऐसे तो परसेंटेज के हिसाब से तो अलग अलग ऐसे करके हमारी भी सरकार बन जाएंगी, यानी कि हमें भी, यानी इनके वोट भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, इनके हिसाब से भी इनको कुछ मिलेगा, सरकार मिले, सीट मिले, कोई पद मिले, कोई मंत्रालय मिले, कोई उपमंत्री मिले, कोई बने, कुछ भी हो, जो भी हो, वो सिस्टम जब देखा जाएगा, चुना जाएगा, बनाया जाएगा, या जिन देशों में चल रहा है उनके उनके तर्ज पे देखा जाए। लेकिन इन लोगों को भी कुछ ना कुछ सरकार में भागीदारी मिलेगी, विधायिका में ये भी कुछ अपना रोल प्ले करेंगे जब ये चलेगा। वरना ये चल रहा होता तो क्या, जिसको मिला बहुमत मिलेगा और वो पूरा पूरा, यानी कि ए वाली पार्टी पूरे पार्टी पे आ जाएगी 1000 लोगों पर। अब ये ए पार्टी अगर ये चल रहा होता तो ये पार्टी 1000 लोगों पर नहीं आती, ये पार्टी उतने पर आती जितना इनको रिप्रेजेंटेशन मिला है। इन 100 लोगों के हिसाब से इन 900 लोगों पे तब भी रूल होगा, क्योंकि ये तो कहीं नहीं है, लेकिन इन 100 लोगों के हिसाब से तो कम से कम रूल होगा कि 9 लोगों इनको चुना तो 9 लोगों को भी तसल्ली होगी भाई हमारे भी पार्टी का जो हमने जिसको उम्मीदवार को वोट दिया है वो वहां पे ले गए। बस यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर पार्टी होगी तो पार्टी को वोट दिया जाएगा, इसमें उम्मीदवार खड़े होंगे, अगर ये होगा तो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़े होते, नाम होता, कोई नाम होता, यहाँ भी नाम होता, यहाँ भी नाम होता, वहां भी नाम होता, चेहरे होते हैं ऐसे करके। कई बार चेहरे डिस्क्लोज करने की पद्धति भी नहीं है, तो बीजेपी आमतौर पर कई बार चेहरे डिस्क्लोज नहीं करती, पहले चुन लेती है, जीत जाती है या हार जाती है जो भी होता है, तब बाद में चेहरे, बल्कि जीतती है तभी चेहरे बताते हैं कि हम किसको खड़ा करेंगे या हमारी तरफ से कौन जाएगा।
और यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में बस दल को वोट दिया जा रहा होगा। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे कि इसकी कुछ खामी समझ में आ रही होगी कि ये 51 ये इनके वोट व्यर्थ चले जाएंगे अगर FPTFP होगा तब, और इनके वोटों की थोड़ी सी इज्जत रख ली जाएगी। ये 9 लोगों ने बेचारे को बी को चुन के भेजा है या 5 लोगों ने देखो ई को चुन के भेजा है, तो इनके वोट की भी कम से कम 5% के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होगी, और इनके हिसाब से कुछ जगह तो मिलेगी, थोड़ी जगह तो मिलेगी विधायिका में। ये चीज है। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये चल रहा होता तो वो इसको 51 मिले, तो विधायिका में वोटों की तुलना में आपको वोट तो 51 मिले, लेकिन सीटें अपनी सरकार पूरी बन गई आपकी, तो सीटें मिल सकती हैं अधिक आपको, ये चीज ध्यान रखो। और कई बार क्या है, बहुमत मिले ये जरूरी भी नहीं है, ये भी समझो। यहाँ पर 51 मानी बहुमत का मतलब क्या, सरकार का मतलब क्या, 50% प्लस 1, ये जो लिख रखा है मैंने 50%, यानी कि आधे से एक ज्यादा आपको मिल जाए तो आप जीत गए, बहुमत हो गया। कई बार क्या होता है, मान लो ये जो मैंने अब करा है इसको हटाता हूँ मैं, इसमें क्या है, जैसे ए वाली पार्टी को क्या मिला, ए वाली पार्टी को मिल गए 40 मान लो, और बी वाली पार्टी को मिल गए चलो 11 ही मान लो, पूरा पूरा कर देना, 11 या 12 मान लो, ठीक है। तो ये हो गया 12, और इसको फिर मिल गए 8 वोट सी वाली पार्टी को, और डी वाली पार्टी को मिल गए कितने, 20 20 भी मान लो तब भी, लो 20 मान लो, इसको 15 5 मान लो, ऐसे करो। ई तक तो चली हमने, ई तो 20 को 20 मान लो, ये 15 5 को भी मान लो, ऐसे करके, लेकिन ये हो गया। तो ये देखो 40 12 हो गए पूरे, 12 8 20 40 60 ठीक हो गए पूरे। तो यहाँ पर ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें कि अगर मान लो यहाँ पर किसी को भी बहुमत नहीं मिला एक हिसाब से 50% मतलब यानी आधे से एक ज्यादा, लेकिन क्या है, अगर मान लो इन दोनों की साठगांठ हो गई, ए और बी पार्टी की, या फिर ए और बी व्यक्ति की, तो 40 और 12 कितने हो गए, पूरे हो गए हमारे 51 से ज्यादा, यानी कि 40 और 10 50 52 हो गए, यानी कि 52 मिल गए, और इनने सरकार बना ली। अब इन पे रूल होगा, इन पे भी तो रूल तो होगा ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि कई बार बहुमत मिले ये जरूरी भी नहीं है इस वाले सिस्टम में, कि आप यहाँ पर क्या है, 12 वाला कहेगा ठीक है भैया सरकार आपकी होगी, यहाँ पर नाम किसका छपेगा, एक का नाम छपेगा, क्योंकि हमारे 12 वोट हैं, ठीक। या फिर छोटे छोटे, जैसे इस बार बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार चल रही है ना हमारी, तो उसमें क्या छोटी छोटी थोड़ी सहायता लेके बहुमत हासिल करा गया, लेकिन नाम किसका है, बीजेपी का। तो यहाँ पे भी नाम किसका होगा, ए पार्टी का नाम होगा, क्योंकि ए को 40 मिले, बी को ए को कम पड़ रहा था थोड़ा, तो बी से सहायता ले, तो बी सहायता देने को तैयार थे। हालांकि यहाँ पर डी भी सहायता दे सकती थी, ई भी सहायता दे सकती, डी सहायता दे तो 60 हो जाते, लेकिन डी ने मना कर दिया, नहीं हम अपना रूल चलाएंगे, हम अपना रूल चलाएंगे, तो इन्होंने दिया, लेकिन बी ने मान लिया, कर दिया। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ए का नाम, अब जब नाम यहाँ पे ए का हो रहा है इन 1000 लोगों पर, लेकिन इसको बहुमत तो मिला नहीं है, तो वहां पे ये बताना है कि बहुमत मिली ये जरूरी भी नहीं है, कई बार इसमें FPTP है, तो ये चीज यहाँ पे इसका लॉस में गिनी जा सकती है, इसलिए बात कर रहे हैं। और इसमें क्या है, इसमें उसी की सरकार बनेगी जिसको थोड़ा ज्यादा मिलेंगे, और हर रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जितना जितना दल को जो भी मिला है उतना उसकी विधायिका में रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रतिनिधित्व होगा। तो अब थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं लाभ की, यानी कि अगर FPTFP में इतना तो कुछ लाभ तो होगा, तभी तो भारत सरकार इतने टाइम से चलाई जा रही है, कि भारत में है, USA में, कनाडा में, UK में, तो ऐसे इन लोगों में अभी फल फूल रहा है, अच्छे से चल रही, फ्लरिश कर रही। तो इसका कारण क्या है, लाभ है कुछ, तो लाभ समझ लेते हैं क्या नाम है। दरअसल क्या है, देखो शुरुआत में क्या था कि बड़ी कम पढ़ी लिखी जनता, ऐसी बात है, लिटरेसी रेट बहुत कम था, साक्षरता बहुत कम थी, तो धीरे धीरे यानी कि उस टाइम के लिए, उस टाइम की जनता के हिसाब के लिए समझना बहुत आसान था ये चुनाव पद्धति, कि भैया जाके बटन के आगे वोट दबा देना, ऐसे जो चिन्ह है उसके आगे वोट दबा बटन दबा देना, या ठप्पा लगा देना, ऐसे वाला मामला। शुरुआत में तो ठप्पा ही लगाया जाता था, चिन्ह इसलिए चने पार्टी के चिन्ह इसलिए चले क्योंकि चिन्ह समझा दिया कि हल है, या फिर कमल का फूल है, या फिर पंजा है, तो इसको देख के उसके आगे ठप्पा लगा दो। पढ़े लिखे नहीं थे, अगर लिखा होता भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसे लिखा होता तो पढ़ते कम, साक्षरता कम है, लेकिन यहाँ पर इसलिए चिन्ह चला था। तो साक्षरता कम अगर ऐसे वाले देश में उस टाइम शुरुआत में क्या था कि समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व। दरअसल इसके एग्जाम्पल अलग अलग, अनुपातिक प्रतिनिधित्व कोई ऐसा नहीं, इसके एग्जाम्पल है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसका एग्जाम्पल क्या है, एकल जो हमने पढ़ा ना, एकल संक्रमण, ये ठीक है, सिंगल ट्रांसफर वाला ये वाला, और दूसरा क्या, लिस्ट सिस्टम भी है एक है, ठीक है, और बाद में एक मिश्रित है, मिश्रित सदस्य वाला सिस्टम है। तो ये इसके उदाहरण बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण है। अनुपातिक पद्धति में आप किसको चुनते हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में या विधान परिषद के चुनाव में हम लोग एकल संक्रमणीय वाला चुनते हैं, एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम चुनते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इनकी जो हमने राष्ट्रपति में अगर आप देखोगे, हमने जो प्रक्रिया पढ़ी थी एकल संक्रमणीय वाली, सिंगल ट्रांसफर वाली, या लिस्ट सिस्टम भी हमने समझा था उसमें, तो आपको समझ में आया होगा कि थोड़ी पेचीदा है ये, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि कैसे कैसे सिंगल वोट को ही ट्रांसफर कराया जाएगा, यानी एक वोट है
उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इधर यदि उसका कैंडिडेट नहीं चुना जाएगा। जैसे मैंने मान लीजिए ऐसे करके ABC चुनना होता ना कि एक कैंडिडेट खड़ा है A, एक B खड़ा है, एक C खड़ा है, एक D खड़ा है, ऐसे कर कैंडिडेट खड़े हैं, तो मुझे वोट देने के लिए क्या आया कि तुम वोट दो किसी को। तो भाई या तो मेरे पास एक ही वोट था तो मैं इसको वोट दूंगा, किसको वोट दूंगा, मैं वोट दूंगा मेरे मन का कैंडिडेट है B वोट, तो मैं इसको वोट देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको वोट देना चाह रहा हूँ और फिर मैं किसी को नहीं दूंगा। जीतेगा तो B जीत जाए, मेरे मनपसंद का जीतेगा वरना हार जाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल में क्या होता है कि आपको मतलब प्रेफरेंस क्रिएट करना होता है कि आप वरीयता दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरा मनपसंद का तो B कैंडिडेट है, तो मैं इसके नंबर दे दूंगा 1, इस पे लिख दूंगा 1 नंबर, यानी कि मैंने इसको प्रेफरेंस दिया, इसको वरीयता दी है 1 की कि ये जीते। यदि किसी भी कारणवश ये नहीं जीत पा रहा है तो मैं चाहूंगा कि C जीत जाए, 2 नंबर पे इसको दे दिया मैंने प्रेफरेंस। और यदि बहुत बुरी किस्मत चल रही है मेरी तो मैं कह रहा हूँ कि भैया A को जिता दो, ये तो जीत जाए कम से कम, इससे भी थोड़ी दूर की रिश्तेदारी है। अगर मान लिया कभी कदर तो चलो ठीक है D को बना देना, ऐसे वाले प्रेफरेंस दे दिया गया। तो ऐसे प्रेफरेंस दे दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका एक ही वोट जो आप चाह रहे थे B जीते B जीते B जीते, लेकिन यदि B नहीं जीतेगा तो आपके वोट को ही ट्रांसफर करके मान लिया जाएगा और आपको किसी जिसमें ट्रांसफर कर लिया जाएगा, हो सकता है B में C में जो भी और जीत जाए, यानी B को हटाते हो C D A में से कोई जीत जाए, तो सिंगल वोट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा आगे तक। और उस वाले में क्या है, FPT वाले में क्या था, फर्स्ट पास वाले में एक वोट आपने B को दिया, B जीता तो ठीक है, नहीं जीता तो आपका वोट गया। ठीक, तो ये यहाँ पर सिस्टम है यहाँ पर, तो इसके अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है, इसको समझना आसान था उस टाइम की जनता के लिए, और अब भी मैं बता रहा हूँ कि अब भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं, यदि आप पीछे की वीडियो देखो या बहुत किसी को समझाना चाहो, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला एकल संक्रमणीय मत पद्धति जिसे बोलते हैं, उसको समझाना चाहो तो वो भी समझेंगे। अगर उसको जब गणना करते हैं, एक बार को समझ में आ गया होगा आपको ये कि भाई ये नहीं चाहो तो वो, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, लेकिन जब इसकी काउंटिंग होती है तो इतनी भी कठिन नहीं है कि समझा ना जा सके, लेकिन आम जनता के हिसाब से जिसकी एक साक्षरता दर बहुत कम है उसके लिए थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब इतनी बड़ी जनसंख्या है एक देश की, या बड़े बड़े क्षेत्र में चुनाव होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की अच्छी खासी विधानसभा बहुत बड़ी, तो उसमें जब चुनाव होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है समझने में, इसलिए बताया गया। तो इसलिए यहाँ पर इसका लाभ क्या था, उनके मुताबिक ये थोड़ा समझना आसान था। एक लाभ ये है जो कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ जनता वैसे भी रुचि नहीं ले रही है, समझना है तब भी तो रुचि ले रही है कि समझ लिया, वो इतना देखती है, अच्छा बीजेपी सीट मिल गई, बीजेपी सरकार बन गई, कांग्रेस को सीट मिल गई, कांग्रेस सरकार बन गई, इतना देख रहे, लेकिन और कहाँ गहराई है, कहाँ जानती है जनता ठीक से पॉलिटी की जो है गवर्नेंस की, है ना। तो समझना आसान है, तो ये बात ठीक है, लेकिन ये एक लाभ है, लेकिन उतना अच्छा लाभ नहीं है जितना अच्छा की होने चाहिए। स्थिर सरकार का गठन हो जाता है इसमें, ये बात है बस। स्थिर सरकार का मतलब क्या है ये समझ लो, थोड़ी सी लिख तो रखा है लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। स्थिर सरकार का गठन का मतलब क्या है, यानी कि इसमें एक निश्चित चुन जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या था जो मैंने बात लिखा था कि 51 ए को 51 मिले थे, तो ए को जो 51 मिले थे वहां पर सीधे ए का ठप्पा लग गया, बस ये सरकार चलेगी, यानी कि निश्चित है 5 वर्ष तक, 5 साल तक ये सरकार चलेगी। यदि कोई ऐसी कोई स्थिति बनती है, आपत्तिजनक स्थिति बनती है, तो 5 वर्ष से पहले भी भंग कर दी जाएगी, लेकिन एक स्थिति ये बनेगी 5 वर्ष तक के लिए तय है कि ये सरकार रहेगी, तो स्थिर सरकार रहेगी, कोई ढोल नहीं बनेगा, गठबंधन ज्यादा नहीं होगा। जो ये दल कह रहे हैं कि हमें भी कोई रिप्रेजेंटेशन दो, जबकि तुलना इसमें करें यदि हम इसकी जो लाभ वाली ना स्थिर सरकार गठन, इसके हानि में आ जाओ, यानी कि खंडित विधानसभा, ये पहले समझ लो, चलो यहाँ पे समझ लेते हैं, उसको फिर समझा देंगे। यहाँ पर क्या स्थिर सरकार का गठन बनेगा, इसका मतलब क्या है, सरकार स्थिर रहेगी, जल्दी नहीं है कि उसमें कोई होल होगा जैसे 5 वर्ष तक के चुना जाएगा तो सारे ए पार्टी के ही उसमें सदस्य होंगे। मान लीजिए बीजेपी को हम जब लेते हैं, बीजेपी जीती तो जो भी मंत्रालय, जो भी विभाग दिया जाना है किसी भी, तो बीजेपी के सदस्य होगा, बीजेपी चुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नहीं वो दूसरी पार्टी से बहस चल रही, तीसरी पार्टी से बहस चल रही, ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें। तो यहाँ पे स्थिर सरकार का गठन हो जाएगा, सरकारें जल्दी गिरेंगी नहीं, ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसमें लाभ जो है ये इंपॉर्टेंट भी समझ सकते हो आप, इसको समझने की कोशिश करना। अलग अलग मतदाता एक साथ आते हैं, यानी कि जब FPTF या FPTP होता है, इसमें क्या है कि अलग अलग सामाजिक समूह के जो मतदाता हैं, मतदाता मतलब जो वोटर, जो वोट डालने वाले हैं, तो अलग अलग सामाजिक समूह के, जो अलग सामाजिक समूह जो आप समझ रहे हैं, समाज में जो विभिन्न प्रकार के समूह, वो सब एक साथ आते हैं वोट डालने, उनको प्रोत्साहन होता है कि भाई हम अपने समूह को, अपने सामाजिक समूह को वोट डालेंगे, तो उनको ये भी अच्छा लगता है कि चलो हम, मतलब यहाँ पर क्या है इस वाले में, दल को वोट देना है कि बीजेपी को, कांग्रेस को, आपको, इन सबको दल को दे, तो बीजेपी में पता नहीं कौन खड़ा करे बीजेपी को, किसको खड़ा करे बीजेपी, कौन से हमारे समाज के व्यक्ति को खड़ा करेंगे नहीं करेंगे, तो बीजेपी पार्टी में भी कई समाज के अलग अलग लोग हैं, कांग्रेस पार्टी में भी समाज के अलग अलग लोग हैं, तो हर पार्टियों में अलग अलग समाज के लोग हैं
तो यहाँ पर व्यक्ति को ये नहीं पता चलेगा कि हमारे समाज के व्यक्ति बाद में हम दल को वोट तो दे दें, बीजेपी को दे दें, कांग्रेस को दे दें, लेकिन क्या पता हमारे समाज का हुआ नहीं हुआ। जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है एफपीटीपी में, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा होता है, व्यक्ति विशेष खड़ा हो जाता है, तो उसको दिखता है कि हमारे समाज का चेहरा है, हमारी जाति से जुड़ा हुआ है, जो हालांकि मनाही होती है इसकी कि जाति के हिसाब से नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पता है धरातल पे क्या है, जाति के हिसाब से धूमधाम से इलेक्शन चलते हैं। तो व्यक्ति को लगता है कि हमारे समाज का व्यक्ति है, हमारे कुनबे का व्यक्ति है, हमारी जाति का व्यक्ति है, तो यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़ के लोग वोट डालने आते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये बात है, तो यहाँ पर प्रोत्साहन मिलता है उनको वोट डालने का, और सभी सामाजिक समूह के जो मतदाता है वो एक साथ आते हैं, तो उसका लाभ ये बताते हैं। बहुत पुख्ता ये लाभ लिख नहीं रहे हम लोगों को ये, ठीक है, मतलब कहने के लिए कि आपको ढूंढना है, को ढूंढ ढूंढ के आप लाभ निकाल लो तो ऐसे निकाल लो, लेकिन जो इसकी मजबूती होनी चाहिए ये लाभ की है कि भैया अगर ये लाभ नहीं, ये हटा दिया ना आपने, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। समझना आसान है, क्या समझना आसान है, थोड़ी देर में और तो मुश्किल कर लो, थोड़ा सा और बच्चों और लोगों को समझो, बार बार किसी चीज को एक रिपीटेशन होगी तो क्यों नहीं समझ जाएगी जनता, समझ जाएगी। इतना अच्छा लाभ नहीं लेकर इसलिए सरकार गठन है, अगर इसमें भी तालमेल अच्छा बैठे, रिप्रेजेंटेशन में तालमेल अच्छा बैठे, तो इसमें भी स्थिर सरकार बन सकती है ना, तालमेल ठीक से बैठे। अगर हमें वही बिल्लियों की तरह लड़ना, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना है, तो फिर हम क्या समझ पाएंगे। अगर हमें ठीक से हमारे दिमाग की विकसित दिमाग है ठीक से, और बहुत तालमेल ट्यूनिंग अच्छी बैठेगी पार्टीज में, तो हर दल में, तो इस तरह सरकार सही बन सकती है। लेकिन ये भी इतना मजेदार नहीं फिर समझ में आया, अलग अलग मतदाता एक साथ आते हैं, अलग अलग मतदाता तब भी आ जाएंगे, अगर हम ये थोड़ा सा ये भी जो भेदभाव है धरातल पे हम कम करें तो अलग अलग मतदाता तब भी आ जाएंगे। तो ये जो लाभ है ना, अगर बहुत ही बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हम लोग सोचे ना, तो ये बहुत लाभ उतने अच्छे नजर आते नहीं। कि लाभ का मतलब क्या होता है कि भैया ये एफपीटीपी का ये लाभ है, अगर तुमने हटा दिया ना ये पद्धति, तो तुम्हें ये लाभ वंचित हो जाएंगे, और इस लाभ से बहुत बड़ा नुकसान होगा तुमने हटा दिए तब। लेकिन अगर हटा दिए ना तो उतना कोई बड़ा नुकसान दिख नहीं रहा है, ठीक। तो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे थोड़ा सा हाथ पैर कम चलाए जा रहे हैं। अब हानि समझ लो थोड़ा, कि अगर तुमने इससे हानि क्या है, लाभ तो है इससे लेकिन उतने मजेदार लगने नहीं, लेकिन इससे हानि क्या है वो समझो। हानि में ये है कि वोट शेयर की तुलना में अधिक या कम सीट मिल जाती है। यानी कि क्या है कि जो जितना आपको वोट शेयर मिला, यानी कि 40 मिला था आपको, 40% के हिसाब से मिला ए पार्टी को, लेकिन आपने सरकार आपके नाम से बन गई, यानी कि आपको वहां पर क्या हुआ, सरकार चल गई आपकी, और पूरा आपको 100 के हिसाब से वोट मिल गया। आपको वोट शेयर आपका कम है लेकिन आपको सीटें अधिक मिल गई विधायिका में। बी वाली पार्टी की दशा देखो, इसको 12% के हिसाब से मान लिया है, तो इसको 12% वोट है, यानी कि 100 लोग हैं तो 12 मान लो, ठीक है, लेकिन 100% मानो तो, या 12% बोल दे रहा हूँ मैं, तो 12% का वोट शेयर है। लेकिन ये भी इंजॉय करेगा इसके संग में, प्लस बी तो होगा ना छोटा मोटा कहीं पे, इंजॉय तो ये भी सरकार करेगा। तो विधायिका में इनकी वोट शेयर कम है लेकिन इंजॉय ये भी करेंगे पूरे, प्लस बी भी तो कहीं ना कहीं होगा, छोटा होगा लेकिन होगा तो इंजॉय भी कर रहे हैं। तो वोट शेयर की तुलना में विधायिका में आपको क्या होगा कि जितनी वोट शेयर है उससे सीटें अधिक मिल सकती हैं या फिर कम मिल सकती हैं, ठीक। ये बात समझोगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या है, ये हानि हो गई इसकी, जो कि ठीक नहीं है। यानी कि जिस व्यक्ति को वोट दिया गया था जितना, उसके हिसाब से वो ज्यादा एंजॉय कर रहा है, या फिर वो कम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अब एक हानि और देख लो कि छोटे दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं है। ये नीचे अगर आपको दिख रहा हो तो देखें एक बार, मैं बोल दे रहा हूँ, छोटे दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं, यानी कि छोटे दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व, यानी कि छोटे छोटे दल होते हैं। अब यानी कि जो छोटे दल था यहाँ पर, जो सी है, इसको 8 ही मिला बेचारे को, 100 में से तो 8 लोग पसंद कर रहे हैं खाली, 92 लोग कहाँ है सब। तो हालांकि और लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन 100 में से 8 लोग, या और भी छोटे होते हैं जिनको एक एक वोट मिलता है कई बार। छोटे जो आपको लोकल चुनाव होते हैं ना, उनमें बहुत बहुत देखते हो 17, 13, 12, कई बार तो ऐसा पाया जाता है कि जो परिवार में 10 लोग हैं और वोट उसको मिलने 6, तो ये भी दिक्कतें होती हैं। तो इतने इतने जो छोटे दल हैं इनके साथ, हालांकि परिवार के जब 10 लोग हैं तुम्हारे और तुम्हें वोट ही 6 मिल रहे हैं, तो आपको विधायिका में प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके परिवार वाले लोग आपसे खुश नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो और छोटे दल होते हैं उनको, जो अब मान लीजिए जो सी है, ये डी है, ये ई है, इनको तो यहाँ पर कोई जगह ही नहीं मिली, तो इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हुआ यहाँ पर, जिस हिसाब से वोट मिले। तो यहाँ पर ये हानि है इसकी, एफपीटीपी की जो हानि नजर आती है कि भाई इसको ये हानि हानि लगती है, लेकिन ये लाभ लाभ नहीं लगता है, ठीक है। लाभ का मतलब क्या हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप समझ लें, क्योंकि आपको बोलने के स्तर पे जब आप किसी से बात करेंगे, आप कहीं पे वक्ता बनेंगे, या कहीं आप इसका पक्ष रख रहे होंगे, विपक्ष में खड़े होंगे, तो लाभ का मतलब क्या होता है कि यदि वो हमसे हट जाए, हमसे छिन जाए, तो हमें एक भारी नुकसान हो, ठीक, उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, तो हमें पता चले इसका लाभ है। लेकिन इनके बिना गुजारा हो सकता है एफपीटीपी का, सरकार का भी, इसलिए इतना बड़ा लाभ लगे। लेकिन हानि जो है वो हमें ठीक ठाक लग रही है, हानि है, ठीक है, समझना।
अब थोड़े बस यहाँ पे आ जाए कि यहाँ पे हम समझ गए थे कि इसमें क्या है, जितना आपको वोट मिलेगा उससे अधिक सीटें मिल सकती हैं, उससे कम मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्राप्त वोटों के प्रतिशत के अनुपात में, यानी जितने आपको वोट मिले ना, 40% मिला, 40% यहाँ पे सरकार में आप, यानी कि जो है यहाँ पर जो 1,000 लोग हैं, तो इसमें क्या है, ये बॉक्स है, तो इसमें आपको ए का साइज कितना होगा, 40% के हिसाब से ही होगा। ए का साइज थोड़ा बड़ा कर लेगा, लेकिन अंदर क्या है, यहाँ पे जो ए बैठा है वो उसका साइज होगा 40 के हिसाब से। बी का साइज होगा, मतलब डी और ई का 20-20 के हिसाब से होगा, डी और ई बराबर बराबर साइज के हिसाब से होंगे। फिर यानी बी को मिले 12, तो यहाँ पे बी मान लो ऐसे 12 होगा, और सी को बहुत छोटा सी, यानी कि छोटा सा बना दिया मैंने, आपको दिख रहा हो कैमरा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताना चाह रहा हूँ। ए बड़ा है, डी और ई बराबर बराबर है, बी थोड़ा छोटा, सी और छोटा, यानी कि ए को मिला था 40, तो 40 यहाँ लिख दिया। बी को मिला था डी और ई को 20-20 मिला, तो ये बराबर बराबर हो गया। बी को मिला 12 और सी को मिला 8। यानी कि यह बताने चाह रहे हैं कि जितना आपको परसेंटेज के हिसाब से वोट मिला है, आपका प्रतिनिधित्व विधायिका में उतना ही होगा। यानी कि आप भले ही आपको कुछ ज्यादा मंत्रालय संभालने को मिल जाएंगे, ज्यादा विभाग मिलेंगे, लेकिन आपको भी कुछ विभाग मिलेंगे, डी को, ई को, बी को, सी को, इनको भी कुछ विभाग, कुछ मंत्रालय, कुछ तो मिलेगा, यानी कि इनकी भी कुछ हिस्सेदारी हो, कुछ भी मिलना या सरकार बांटना या अलग चीज है। मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होगा कि ये चीज आप देखेंगे, वो चीज हम देखेंगे, सब कुछ तय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, विधायिका में आपकी हिस्सेदारी होगी, सरकार चलाने में आपकी हिस्सेदारी होगी। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पे सुनिश्चित करता है कौन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो यानी कि प्राप्त वोट जितने हैं आपको, उसी के हिसाब से वहां पर सीटें मिलती हैं। ये एक अच्छी बात है इसकी। अब इसके लाभ में आ जाओ। इसके लाभ में क्या है, जितना आपको वोट शेयर मिला है, यानी कि जो ऊपर वाली बात है, उसी के हिसाब से आपको प्रतिनिधित्व होगा। जितना आपको वोट शेयर मिला है, ये बात अच्छी है, अच्छी लगी। छोटे दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी कि छोटे दल यानी सी है, डी है, ई है, यानी कम कम वोट मिले, 8 मिले, 9 मिले, 7 मिले, 15 मिले, 13 मिले, जितने मिले उसके हिसाब से भी इनका प्रतिनिधित्व यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि इनको, ये लड़े थे, खड़े हुए, कुछ लोगों ने इनको चुना, उम्मीद से चुना कि भाई हम लोग चुन रहे हैं, तो उनका वोट बेकार नहीं जाएगा, उनका वोट बेकार नहीं जाएगा। वो उनका वोट का, उनकी झलक उनको विधायिका में दिखेगी, उनके वोट की, 8 लोगों को, 9 लोगों को, 10 लोगों को, उनको झलक दिखेगी कि भाई हमारा व्यक्ति वहां पहुंचा है, भले छोटा काम कर रहा है लेकिन वहां पहुंचा। तो क्योंकि हम लोग तब, अगर हम लोग ज्यादा लोग चुनते तो वो बड़ा काम करता, ये बात आई। तो छोटे दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है, ये इसका एक फायदा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का। और एक फायदा ये भी है कि वोट कम बर्बाद होते हैं। बर्बाद होने का मतलब क्या है, बर्बाद होने का मतलब ये है कि अगर आपके 100 लोग हैं, कहाँ बताऊं, अगर क्या है 100 लोग में, ये भी पीछे वाली बात है कि 100 लोगों में से 100 लोग हैं, 100 वोट है, तो यानी 51 एक को मिले, बाकी इनको 6 मिले हैं, किसी को 3 मिले हैं, किसी को 20 मिले हैं, किसी को 10 मिले, ऐसे मिले कितने हो गए, 51 6 60 80 90 और 10 एक और 100, ठीक है, तो ऐसे मिले। तो इसमें क्या 51 वाले जो है ना, ये जीत गया, ये सरकार बना लेगा, यानी कि अगर ये वाला तो ये वाला हो गया, बाकी 6 बर्बाद, 3 बर्बाद, 20 बर्बाद, 10 बर्बाद, ये भी 10 बर्बाद, ये सब बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इनका वोट का काउंट ही नहीं होगा। अब एफपीटीपी में तो यही काउंट होगा, लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या है, जो 6 है ये भी ऊपर जाएंगे, इनको भी विधायिका में रोल मिलेगा, इनको 3 को भी 3 के हिसाब से जगह मिलेगी, 20 को भी 20 के हिसाब से जगह मिलेगी, और 10 को भी 10 के हिसाब से जगह मिलेगी विधायिका में, इसलिए इनके वोट बर्बाद नहीं जाएंगे। तो इसका एक लाभ ये भी होता है कि जो मतदाता गए उम्मीद लेके अपने अपने समाज के व्यक्ति को या अपने चेहरे को, जिनको भी वो वोट देना चाह रहे हैं उनको वोट दिया, तो उनकी झलक उन्हें दिखती है कि भाई हमारा व्यक्ति वहां पहुंचा, छोटा काम कर रहा है, क्योंकि इससे कम वोट मिल लेंगे, छोटा काम तो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हानि समझ लो, इसकी जो हानि है, यानी कि लाभ तो समझ गए आप, यार ये नहीं होगा तो वही वाली बात है कि ये नहीं होगा तो इसके बिना इसका काम अच्छा लगेगा नहीं, फिर ये नहीं होगा तो फिर यही बन जाएगा। हानि समझो इसके साथ, हानि क्या है, जो हानि है वो थोड़ी सी हानि हानि लायक है, यानी कि वो हानि सही में पहुंचा सकती है, इसलिए थोड़े इस पे सरकारें थोड़ा सा सोचती हुई कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और भी बीच के लूप होल है जो व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए नीचे आके धरातल स्तर पे, तो ये थोड़ा सा और ज्यादा दिक्कत देगा। ये ठीक ठाक लगता है सरकारों को, यहाँ पे पेचीदा है, या फिर ये कह सकते हैं सरकारों का इसमें हित नहीं आ रहा है जब हम देखेंगे धरातल स्तर पे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो ऊपर ऊपर से दिखती है हानि, वो क्या दिखती है, खंडित विधायिका पनप सकती है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। ये दिक्कत वाली बात क्या है कि यानी कि ऐसे मान लो, ये तो मैंने 51-6-3 कर रखा है, ऐसे नहीं करो, अगर मैं ऐसे मान लूं, जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है वो यही है, अगर आपको लिखना है इसका हानि एक बतानी है कि क्यों सरकारें इसकी तरफ नहीं बढ़ रही, तो आप एक पॉइंट ये बना दो कि भाई हानि ये वाला है, इस चक्कर में खंडित विधायिका बन सकती है। यानी क्या, ये जो यहाँ पर एक बॉक्स है, यानी कि विधायिका की सीट है, अगर आप मान लो 100 लोग, 100% वाला मामला है, ए को मिल गए कितने, 51, ठीक। एक जो बी है, बी पार्टी को कितने मिल गए, 25, ठीक है, और इसको मिल गए 24 सी को,
हो गया पूरा 49। ओ भूपा जी क्या बात। तो जो बी पार्टी है वो हिल जाएगा। बी पार्टी है। बी पार्टी है। अब बी पार्टी 25% लेके आ गई, सी 24% लेके आ गई। या मैं कह दे रहा हूँ चलो और कर दूं मैं, अगर बी पार्टी को कर दूं मैं 30, ठीक है, और इसको कर दें कितना, 10 कर दे रहे हैं, तो 15 कर दें, तो 45 हो गए। ठीक, ऐसे कर लो। या 19 भी कर ले, चलो वो पूरा पूरा कर ले, चौथी बड़ी पार्टी ले लीजिए, 19 कर लीजिए। ठीक है, यानी कि अब होगा 49। तो अगर इतना देखा जाए कि जो 51 लेके आए हैं ए कायदे में, अब इनके एफपीटीपी के हिसाब से ये बनेंगी, ए सरकारी जीत जाएंगी। लेकिन अब ये समझो कि अगर ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला बात होगा, तो यहाँ पर क्या है, 51 वाला ए भी बैठेगा प्लस बी भी बैठेगा यहाँ पर, सी भी बैठेगा, क्योंकि भाई अनुपात के हिसाब से पहुंचो। और ठीक ठाक है, 51, 30, 19 बहुत बहुत बड़े डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब 51 आपको मिल गए, 51, 30 वाले बहुत मेजर, अगर जनता के हिसाब से देखें, अगर 1 करोड़ लोग हैं उसमें 30% 1 करोड़ का बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अच्छी खासी जनता हो गई उनके पास। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी और सी। अब यहाँ पर क्या है, ए के हिसाब से सरकार नहीं चलेगी ये कहेंगे, बी कहेंगे अगर यहाँ पर तालमेल अच्छा नहीं बैठा, ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठी, तो क्या है, बी कहेगा मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, मुझे भी तो लोगों ने चुन के भेजा। सी कहेगा मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, मुझे भी तो लोगों ने चुन के भेजा। या बी और सी ने गठबंधन कर लिया अपना, कि चलो हटा दे, एक को धक्का मार रहे हैं, एक प्रकार से अपने लोग जुड़ जा रहे हैं, हम 49 लोग हो जा रहे हैं टोटल मिला के, ऐसे हो जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक स्प्लिट आ सकता है कि भाई ठीक है तुम अपना देखो हम अपना देखें, सरकार में स्प्लिट आएगा, यानी कि सरकार खंडित, विधायिका का खंडित मिल सकती है। यानी एक प्रकार से वो सरकार चलाएंगे, ए वाले 51 लेके, एक प्रकार से अलग चलाएंगे। तो ये खंडित जब विधायिका हो जाएगी, तो ये बहुत लचर स्थिति मानी जाती है, देश की व्यवस्था अलग मानी जाती है कि भाई यहाँ पर ठीक ठाक व्यवस्था नहीं चल रही, और यहाँ पर जो इसका भविष्य है वो सुनिश्चित नहीं हो पाता है, कि यहाँ पर ये तय नहीं हो पाता है कि अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, स्वास्थ्य का हिसाब कैसा रहेगा, जो नई नई नीतियां बननी है वो कैसे बनेंगी, क्योंकि धरातल स्तर पे ये सब चेंजेस होते हैं ना, तो इनमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो जो स्प्लिट हो जाएगा ना विधायिका का, खंडित हो जाएगा अलग अलग पनपेगी, वो दिक्कत देगा, बहुत बड़ी दिक्कत देगा, वही पता नहीं चलेगा 5 साल तक चुनाव होगा क्या चुनाव होगा, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी। ठीक है, जो नीतियां बननी है उनमें बहुत दिक्कत है, हम आप लोग ही ये प्रॉब्लम फेस करेंगे, नेता लोग तो ऊपर ऊपर निकल जाएंगे। बाकी क्या है, इसमें कम स्थिर गठबंधन सरकारें बन सकती है, यानी कि वही कम स्थिर रहेंगी, कि कभी ये हटी, ये दोनों जुड़ गए तो फिर सरकार उनकी बन गई, और उन्होंने अपना चला लिया, गठबंधन कर लिया किसी से तो और बन गया, ऐसे करके बात बनती रहती है, क्योंकि अपना रिप्रेजेंटेशन है, ये गठबंधन तो हो गया, बी और सी जुड़ गए आपस में, तो जुड़ के अपनी सरकार बना ली उनने, या फिर बी अपनी अलग अलग बना रहे हैं, सी अपनी अलग बना रहे हैं, और ये अपनी अलग चला ही रहे हैं। तो ये चीजें खंडित विधायिका बन सकती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और कम स्थिर, यानी कि इसकी जो हानि है वो ज्यादा बड़ी हानि है, इसलिए इस पे तो उतना छाप नहीं छोड़ पा रही, इसलिए ये पनप रहा है, ये अच्छे से फ्लरिश कर रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं होता इसमें, अगर ये तय हो जाए कि खंडित विधायिका नहीं बन पाएगी, तो ये काफी हद तक ठीक है, और एफपीटीएफ से ठीक है। लेकिन फिर भी हानि जो इसकी बड़ी है, उसके लाभ उतने आसान नहीं है, उसके लाभ उतने फायदेमंद नहीं है जिसकी इसकी हानि जितनी खतरनाक है। तो हानि से बचने के लिए हमें नुकसान ना हो, भले लाभ कम हो, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा ना हो। तो ये लाभ इतना फायदेमंद नहीं जितने इसकी हानि नुकसानदायक है, इसलिए इसकी तरफ रुख करने में थोड़ा सा चिंता हो रही है। बाकी और भी स्थिति इसके अंदर घुसोगे ना, तो और भी पेचीदा इसमें हालतें हैं, इसलिए सरकारें बच रही, कुछ उनके हित भी प्रभावित होते हैं, इसलिए भी सरकारें बचती हैं। लेकिन ये बड़ा आपको बोलने के हिसाब से यदि आपसे पूछा जाए कि क्यों इसकी तरफ रुख नहीं करना चाहिए, या फिर क्या वजह है कि सरकारें ज्यादा नहीं बढ़ रही, तो एक सीधे बोल दो, खंडित विधायिका पनप सकती है, और उसका रीजन ऐसे बता दोगे, ठीक है। बाकी ये तुलना कर सकते हो उसकी लाभ और हानि से, इसके लाभ उतने, मैं बार बोला, इसके लाभ उतने लाभदायक नहीं जितनी इसकी हानि नुकसानदायक है, इसलिए हम इसको नहीं चुन रहे। ठीक, तो ये हो गया था करंट से मुद्दा भी जुड़ा हुआ। आगे हम किसी ऐसी करंट के मुद्दे के साथ जुड़ेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करेंगे, और इसकी मैं एक अलग प्ले लिस्ट बना दूंगा करंट के साथ में, तो आप उसके साथ जुड़ सकेंगे। और हमारी पॉलिटी और भूगोल की भी क्लासेस में जरूर कंटिन्यू कर लूंगा, अब इसमें चिंता ना करें, भूगोल या फिर जो भी जनरल स्टडी के साथ हम लोगों ने वादा किया था, जो भी विषय हैं हम सब लोग धीरे 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 करेंगे जरूर, और मिलेगा आपको। तो बस और लोगों के साथ साझा करिए, जुड़िए लोगों को, जोड़िए इस चीज़ से। आप भी अलग अलग प्लेलिस्ट देखिए, जाके हिस्ट्री पढ़ा रखे, भूगोल पढ़ा रखे, इंग्लिश भी पढ़ा रखिए, इंग्लिश भी आपके काम में आएगी, क्योंकि जो आर्टिकल्स वगैरह छपते हैं उनमें वर्डिंग ज़्यादा, टर्मिनोलॉजीज हैं वो इंग्लिश की चल रही है आजकल। करंट अफेयर में जो मुद्दे आ रहे हैं इंग्लिश पे ज़्यादा काम करा जा रहा है, तो आप लोग इंग्लिश से भी सहज हो जाइए, जो लोग इंग्लिश के प्रति सहज नहीं है वो। ठीक, तो और लोगों के लिए जोड़िए, साझा करिए और लोगों के साथ, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।